गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 12th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की कोई भी हमारा बीम है, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकता है, आपको कैंटिलीवर भी होता है, उसमें कोई भी फोर्स लगता है तो वो आपका बीम डिफ्लेक्ट होता है। तो उस डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा या वाई से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा या वाई की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। आपका जो कैंटिलीवर बीम है उसमें भी सेम कंडीशन होती है, आपका फोर्स लगा तो ये कैंटिलीवर बीम भी आपका डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वाई की वैल्यू हर एक अलग अलग पॉइंट पर अलग होती है। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अब हम इस आगे देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, फिर दूसरा मेथड है मैकॉलिस मेथड, फिर है एरिया मोमेंट मेथड, फिर है कॉन्जुगेट बीम मेथड, फिर है एनर्जी मेथड। ये 5 मेथड्स हैं। इसमें से जो पहले के 4 मेथड्स हैं, इसमें हम सिर्फ 2 टाइप के फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स, 2 ही फोर्सेस, 2 ही मेथड, ये इन्हीं 2 को कंसिडर करते हैं, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। पर जो लास्ट हमारा है एनर्जी मेथड, ये एक जनरलाइज्ड मेथड है। इसमें जो कोई भी तरीके का फोर्स, आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, शेयर फोर्स हो गया या फिर एक्सियल फोर्स भी हो गया, इसको भी कंसिडर करता है। एक्सियल फोर्स भी अगर आपको लग रहा है, उसकी वजह से जो आपके बीम में डिफ्लेक्शन आएगा, ये भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से मेथड, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन सा मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, मैकॉलिस मेथड भी ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी मेथड। बाकी ये 2 मेथड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी डबल इंटीग्रेशन और एनर्जी मेथड ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, अब हम ये सब चीज़ें हमने आगे देखी, आगे पढ़ेंगे, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, पर आपको पता ही होगा कि F/y इक्वल टू M/I इक्वल टू E/R होता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप अभी याद कर सकते हैं, या फिर इस वाले जो क्वेश्चन में है इसमें आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंडीशन होती है। इसमें हमने इन दोनों को इक्वेट जो था M/I इक्वल टू E/R को माना है। इससे अगर हम को नीचे ले आएंगे तो M/EI इक्वल टू 1/R, 1/R को हम कर्वेचर कह देते हैं, 1/R को हम क्या कह देते हैं, कर्वेचर। कर्वेचर को हम K से डिनोट करते हैं, और K की वैल्यू हमारी एक और होता है कि, अब इसमें आप अगर इसके डेरिवेशन में आप जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली और बहुत शॉर्ट में आपको डेरिवेशन बताया था कि मोटा मोटा आपको आइडिया रहेगी डेरिवेशन कैसे की गई है। इतनी डेप्थ में जाने की इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम को किल करेंगे। उतना टाइम अगर आप कोई न्यूमेरिकल्स या फिर इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपके ये ड्राइंग बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो आपका कर्वेचर का फॉर्मूला होता है d2y/dx² अपॉन 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। और इसमें आप पता है कि आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है, कितनी ही डिफ्लेक्शन होता है। कोई भी आप रॉड को या कोई भी बीम को आप मोड़ते हैं तो कितना होएगा, बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू। इसमें हम जो एडिशनल टर्म, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट दिस टर्म। तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, M/EI इक्वल टू d2y/dx²। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन से बहुत सारी जगह यूज़ होती है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग, डेरिवेशन, मेनली ये आपका कहाँ पर यूज़ होएगी, जो y की वैल्यू है आपकी, वो निकालने के लिए आपकी यूज़ होएगी। जैसे कि हम पता ही था हमें क्या निकालने में, यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो आपका डिफ्लेक्शन y होता है, उसको एक निकालने के लिए आपको यूज़ आएगी। साइन कन्वेंशन भी आप में इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप d2y/dx² इक्वल टू M/EI लगा रहे हैं, इसमें भी हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट हम जो ले रहे हैं उसका साइन क्या है। मोमेंट फिर से वही हमारा इसमें भी फिलोसफी यूज़ होगी, अगर सैगिंग मोमेंट, अगर सैगिंग प्रोवाइड कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, हॉगिंग प्रोवाइड कर रहा है तो नेगेटिव। अगर आपको मोमेंट सैगिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मोमेंट आपका हॉगिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये आपका नेगेटिव होगा।
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से। अगर हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालना पड़े, एक सिंपल बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इसके एंड में एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, इसकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी है एल, ई एंड आई। अब आप देखें कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसमें क्या कौन सा हॉगिंग या सैगिंग क्या प्रोड्यूस करेगा। ये आपकी है सैगिंग, ये आपकी हॉगिंग। अब ये बेंडिंग मोमेंट आपका लगेगा तो ये क्या है, किससे आपको मैच कर रहा है, हॉगिंग से मैच कर रहा है ना, तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो d2y/dx² इक्वल टू -m/ei हम लिखेंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx क्या होता है, cx प्लस c1। तो वही ये कांस्टेंट था तो cx हो गया, प्लस एक हमारे एक और कांस्टेंट लग गया। फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस, इसमें हमारा इंटीग्रेशन फिर से हमने करा है, इंटीग्रेशन हमारा वो उसमें फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे यही हमारा फॉर्मूला फिर से यूज़ हुआ इंटीग्रेशन का, तो इसमें हमारा आएगा -m/x² प्लस c1x प्लस c2। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए हमें पता होना चाहिए कि जब भी x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन आपका 0 ही होगा, क्योंकि आपका जो भी बीम है वो डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर तो आपका डिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। तो x इक्वल टू 0 में आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो इसको आप पुट करेंगे तो आपकी c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कोई भी बीम, इसमें कोई भी फोर्स लग रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का जो स्लोप है ये 0 है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चिपक के ही निकलेगा ये एकदम। तो यहाँ पर देखिए स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप बिल्कुल पैरेलल होगा ना इस लाइन के, हॉरिजॉन्टल के, तो यहाँ पर स्लोप आपका 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 में dy/dx सबका 0 होगा, इससे c1 की वैल्यू 0 आएगी। तो डिफ्लेक्शन आपका आएगा -mx² इसमें माइनस साइन जो है वो आपको ये डिनोट कर रहा है कि डिफ्लेक्शन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब बिलो दी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बीम। माइनस साइन ये आपको शो करेगा। अभी x की वैल्यू आप कोई भी आप पुट करेंगे, जौन सी वैल्यू आप पुट करना चाहेंगे वहाँ का आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि अगर हमें इसमें भी डिफ्लेक्शन निकालना है डबल इंटीग्रेशन मेथड से, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से अगर निकालना है, हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, इसमें आपका वेरिंग लोड है, उस लोड की वैल्यू आपकी है साइनसोइडल फंक्शन है wx इक्वल टू w0 साइन πx/l। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एरिया कितना है, जिससे कि हमें पता लगेगा कि पूरा लोड इसमें कितना लग रहा है। तो RA प्लस RB नेट वर्टिकल फोर्स अगर हम 0 करेंगे वो क्या होगा, RA प्लस RB और बाकी ये वाला फोर्स की इक्वल आ जाएगा, माइनस टोटल फोर्स इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा RA प्लस RB टोटल फोर्स के इक्वल होगा। तो टोटल फोर्स आपका कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0, यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ पर हमारी L हो जाएगी 0 टू L W0 साइन πx/L dx। W0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x। तो माइनस ऑफ कॉस πx/L, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, πx/L था तो L/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 टू L लिमिट लगाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा RA प्लस RB आ जाएगा 2W0 L/π। हमें पता है कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बीम एंड सिमेट्रिकल सपोर्ट। हमें पता है कि बीम सिमेट्रिकल है, सपोर्ट भी सिमेट्रिकल है, तो RA RB के बराबर होगा। तो RA एंड RB बराबर होंगे तो ये दोनों का सम से आधा हो जाएगा, तो W0 L/π हो जाएगा RA एंड RB
हमें पता है कि dv/dx हमारा wx होता है, ये हम हर क्वेश्चन में हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। wx की वैल्यू इस बार हम साइन के साथ लेंगे, माइनस ऑफ w0 साइन पाई x/l। माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। छोटी छोटी चीज़ें में लोग गलती करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लेना भूल जाते हैं, पर आपको ये पता है इंटीग्रेशन में जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसलिए लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना था हमें आर एन आर बी का डायरेक्शन पहले से ही पता है कि आर एन आर बी का डायरेक्शन ऊपर ही है, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया बिना विदाउट साइन। यहाँ पर साइन ज़रूरी है क्योंकि शेयर फोर्स का डायरेक्शन हमें निकालना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो सब वैल्यू आपकी गलत निकलेगी अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शन को गलत लिया है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा w0 cos पाई x/l इंटू l/पाई प्लस c1, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन आपको माइनस cos x और माइनस से माइनस कट जाएगा। एट x इक्वल टू 0 v इक्वल टू w0 l/पाई, क्योंकि r की वैल्यू ऊपर है और लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है शेयर फोर्स की वैल्यू आर ए में। तो आर ए की वैल्यू कितनी थी, w0 l/पाई, तो x इक्वल टू 0 में शेयर फोर्स क्या है, आर ए के बराबर है, जो कि w0 l/पाई है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है कि हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इससे हमारी c1 की वैल्यू 0 आ गई। तो शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी आ गई w0 l/पाई कॉस पाई x अपॉन l। आगे हम इसको दोबारा अगर इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करने में हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे w0 l/पाई साइन पाई x/l इंटू l/पाई प्लस c2। इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करें इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन x प्लस c। तो आप इसमें देखेंगे तो बाउंड्री कंडीशन अगर लगेगी एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0, या फिर हम इसमें ये भी लगा सकते हैं एट x इक्वल टू l बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो 0। कुछ भी आप कंडीशन लगाएंगे बेंडिंग c2 की वैल्यू 0 आएगी। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई w0 l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई x/l। अब हम जो डबल इंटीग्रेशन मेथड था वाला मेथड हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। उसका फॉर्मूला क्या था हमने खुद देखा था, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन EI होता है। ये हम इक्वल करेंगे m अपॉन EI, m की वैल्यू निकाली थी, EI से डिवाइड करके एक बार इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर dy/dx आ जाएगा w0 l स्क्वायर पाई स्क्वायर EI, साइन का हो गया माइनस कॉस पाई x/l इंटू l/पाई प्लस कॉन्स्टेंट। फिर से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, माइनस w0 l टू द पावर 4 अपॉन पाई 4 EI साइन पाई x/l प्लस c3x प्लस c4। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे x इक्वल टू 0 में, इसमें भी आप बाउंड्री कंडीशन आप आराम से देख सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड है, चाहे कोई भी लोड लग रहा है, x इक्वल टू 0 में आपका डिफ्लेक्शन 0 ही रहेगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है, और x इक्वल टू l में आपका डिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा। तो इससे c3 और c4 आपके 0 आ जाते हैं। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी आती है माइनस w0 l टू द पावर 4 अपॉन पाई टू द पावर 4 EI साइन पाई x/l। माइनस साइन का डिनोट कर रहा है deflection is in downward direction in comparison to original beam, condition। अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड जो था, हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि 5 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड डबल इंटीग्रेशन मेथड था, दूसरा मैकॉलेस मेथड था। अब हम मैकॉलेस मेथड पढ़ेंगे। मैकॉलेस मेथड कब यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने यूज़ करा, हमने इसमें हमारी इक्वेशन होती है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन EI। इसमें हमें पता है कि उस सेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वल है, हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है, वैल्यू नोन इन ऑल सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है
सेक्शन में। तो मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज डिफरेंट, जोन ऑफ द बीम इज डिफरेंट। अगर समझ लो कोई भी आपकी बॉडी है, ये है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अलग इक्वेशन से है, इसके आगे बेंडिंग मोमेंट अलग इक्वेशन से रहेगा, इसके आगे बेंडिंग मोमेंट अलग इक्वेशन से रहेगा, तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो आपका जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो आपका एक तरीके से फेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैकॉलेस मेथड को यूज़ करना है। मैकॉलेस मेथड की कुछ कंडीशंस है यहाँ पर मैंने नोट करा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैकॉलेस मेथड यूज़ करने के लिए। इक्वेशन ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम द लास्ट सेगमेंट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट। जब भी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है तो हमें लास्ट सेगमेंट की लिखनी है, बीच के कोई सेगमेंट नहीं की नहीं, हमें सारे सेगमेंट कवर करने हैं। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद वो फर्स्ट टर्म के साथ आते हैं, मतलब इसके साथ आएंगे, आगे या लास्ट में नहीं आएंगे। जैसा मैं यहाँ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी होगी तो ये क्या आएगी, R1 इंटू एक्स, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये आपका सैगिंग प्रोड्यूस करेगा तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये आपका हॉगिंग प्रोड्यूस करेगा P1 तो माइनस P1, ब्रैकेट में ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर यहाँ की मान रहे हैं हम, x डिस्टेंस में है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस में है तो x, ये a है तो ये P1 का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, x माइनस a माइनस, फिर एक और ये डंडा लगेगा P2। अब P2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस a माइनस b। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पर रॉड से लगा रखी है, भी हमने डंडा से लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसके अंदर के जो भी टर्म है वो हम तब लेंगे जब इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। जैसे कि अगर यहीं तक हमारा सेक्शन है, यहीं तक हमें बेंडिंग मोमेंट लिखनी है, तो x की वैल्यू a से कम है तो ये दोनों टर्म नेगेटिव होंगे तो ये आएगा ही नहीं। तो हमारी बेंडिंग मोमेंट हमें पता है कि R1 इंटू एक्स ही होगी, इसमें p का फंक्शन कोई आएगा नहीं। समझ लो हमें इस सेक्शन तक लिखनी है तो इसमें p का फंक्शन आएगा तो ये a से ज़्यादा की वैल्यू होगी x की, तो ये पार्ट आएगा ही आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, पर ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि a से ज़्यादा है, a प्लस b से ज़्यादा नहीं है, तो ये नेगेटिव होगा पार्ट, तो ये नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को लेना है इससे, बस सॉल्व हमें पूरी इक्वेशन के साथ करना है ये ब्रैकेट लगा के। इसका मतलब यही है कि अंदर का पार्ट अगर पॉजिटिव है तभी हमने इस इक्वेशन में कंसीडर करना है। फिर से डबल इंटीग्रेशन मेथड की तरह d2y/dx² इक्वल टू m/ei को इस साइड ले गया, इंटीग्रेट कर दिया R1x² 2 + c1, तो सबको इंटीग्रेट करते रहेंगे। ऐसे हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, x की वैल्यू 0 में y 0 होगा, x की वैल्यू a + b + c में भी y 0 होगा। इससे हम कांस्टेंट निकल जाएंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। यहाँ पर मैंने सॉल्व इसलिए नहीं करा है क्योंकि अननेसेसरी हमारे बहुत सारे टर्म है, a + b + c, बहुत बड़ी इक्वेशन आती है कि c1 की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आएगी, पर यही आपको अगर वैल्यूज़ दी हो 2, 3, 4 तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन गेट में आते हैं, ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं होंगे, आपको बस नॉर्मल क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। मैकॉलेस मेथड में एक और लोग गलती करते हैं, अगर आपको ऐसे टाइप की बीम दे रखी हो, इसमें आपको मैकॉलेस मेथड नहीं लगता, ये नहीं कि आप इसमें लगा दें RA जो यहाँ का रिएक्शन फोर्सेस है इंटू x माइनस WX माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2। अब आपको पता होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है, तो उसमें अगर आप बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं तो WX² बाय 2 लिखते हैं। वो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट लोड हम मान लेते हैं अगर, तो ये W इंटू एक्स हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर x है और अगर इससे डिस्टेंस हम देखेंगे तो x/2 होगी पॉइंट लोड की, तो W इंटू एक्स इंटू x/2 तो WX²/2, इसलिए हमारा है WX माइनस a²/2 हमने लिखा है। पर देखो आगे अगर ये x की वैल्यू a + b से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, पर ये वैल्यू आपकी फिर भी लेगा, तो आपका ये यहाँ पर आपका ये गलत हो गया मैकॉलेस मेथड। तो इसमें हमने एक नोट करा है, इफ़ देर इज़ अ पार्ट UDL दैट इज़ लोड इंटेंसिटी इज़ नॉट कंटिन्यूस अप टू लास्ट सेगमेंट मतलब लास्ट तक अगर आपका UDL नहीं है तब आप मैकॉलेस मेथड नहीं लगा सकते, उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। देन वी हैव टू मॉडिफाई द लोडिंग सच दैट इट बिकम्स कंटिन्यूस अप टू लास्ट सेगमेंट। तो जैसे इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और लगा दो और यहाँ पर उतना ही
ऊपर के साइड में लगा दो, यहाँ नीचे की साइड में जितना लगाया उतना ऊपर साइड में लगा दो। तो इसमें अगर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो कैसे लिखोगे, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी क्योंकि ये इतने ही पार्ट में है, तो x माइनस ए से ज़्यादा आएगा x की वैल्यू तभी इसको लेगा, प्लस डब्लू बाई 2। और ये वाले की वैल्यू कब लगेगी, ये प्लस वाला, ये प्लस लिखा है क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में, ये माइनस लिखा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिखा है। ये कब लगेगा, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका करेक्ट मेथड होगा। एक और मेथड है जैसे हमने पढ़ा था, तीसरा मेथड है एरिया मोमेंट मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है और आपको कहीं पर यूज़ भी नहीं आएगा, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, गेट पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डायरेक्ट कभी गेट में क्वेश्चन आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन को आपने, या एरिया मूवमेंट मेथड में ऐसा डायग्राम बन रहा है तो आप क्या, इससे क्या डिपिक्ट होता है, इसलिए आपको अगर बता देता हूँ कि मैं इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। पर ऐसे कभी गेट में नहीं आएगा कि एरिया मूवमेंट मेथड से आपको करना, आपको पता है थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, गेट ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको जैसे तैसे बस आंसर सही लाना है और आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। तो एरिया मूवमेंट मेथड में जैसे आपको पता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन ई आई होता है, तो इसमें आपको पता है कि स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। थीटा की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है, तो सेम ही चीज़ लिखी है, बस मैंने थीटा के टर्म्स में लिख दी है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर इंटीग्रेट करेंगे एम अपॉन ई आई डी एक्स, तो जो भी चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इलास्टिक कर्व इज इक्वल टू द एरिया अंडर एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन दैट पॉइंट्स। आप एम बाई ई आई डायग्राम आप बनाएंगे, उसका जो एरिया होगा, क्योंकि एरिया एम बाई ई आई डायग्राम का वो चेंज इन स्लोप के बराबर होगा। अब देखते हैं इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। इफ पॉइंट बी इज एट हायर एक्स and A is at smaller x, then angle is measured anti-clockwise from tangent at A to the tangent at B। अगर आपको ये थीटा बी ए आपको मेजर करना है तो एंगल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो टेंजेंट जो ए में टेंजेंट है उससे आप बी में एंटी क्लॉकवाइज वे में जाएंगे, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप ए टू बी, ए का टेंजेंट ये आ रहा है, बी का टेंजेंट ये आ रहा है, तो ए टू बी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये थीटा बी ए आपका पॉजिटिव हो गया। जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में आता है, जिसका एंगल है यहाँ पहले आता है, ये एंगल पहले आता है, ये रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बना है वो बाद में आता है। अब आपको कैलकुलेट करना है स्लोप बाय एरिया मोमेंट मेथड। सबसे पहले एम बाई ई आई डायग्राम आपको बनाना है। एम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पी इंटू एल होगी, तो पी इंटू एल बेंडिंग मोमेंट लिख दिया। अब आपको डायग्राम क्या बनाना होता है, एम बाई ई आई, तो एम की वैल्यू आपको पता है पी एल, तो डिवाइड करते हैं ई आई से, तो यहाँ पर पी एल बाई ई आई आ गया। ये नेगेटिव है आपको पता है क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका ये हॉगिंग बनेगा, सैगिंग नहीं बनेगा, तो ये नेगेटिव आ गया। अब एरिया आपसे पूछा है, तो एरिया क्या हो गया, माइनस ऑफ हाफ ट्राइंगल है बेस एल इंटू हाइट पी एल बाई ई आई, तो माइनस पी एल स्क्वायर बाई 2 ई आई। तो ये कितना किस एंगल के बराबर होगा, एंगल बी ए, एंगल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये आ गया इसकी वैल्यू, क्योंकि बी और ए के बीच का ही हमने एरिया लिया है, तो बी और ए के बीच का ही एंगल आएगा, तो बी ए आएगा थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू ये आ गया थीटा ए आपका 0 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्लोप आपकी 0 ही होती है कैंटिलीवर बीम में, तो थीटा आपका ए आपकी 0 वैल्यू होगी, तो थीटा बी की वैल्यू आ गई स्लोप एट पॉइंट बी आ गई माइनस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। अगर आपको यहाँ मिड पॉइंट में स्लोप निकालनी होती तो आप मिड पॉइंट तक की एरिया लेते, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बहुत इतना मुश्किल तरीका नहीं है, यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एरिया मूवमेंट मेथड को गेट पर्सपेक्टिव से आप यूज़ ना करें, बाकी मेथड इससे ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आपने देखा है आपको बहुत बार एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर सेंटर ऑफ मास किधर है, तो आपको मैं एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक इक्वेशन दे रहे कि उस इक्वेशन का ग्राफ है y इक्वल टू के एक्स टू द पावर n। इसमें बेस इसका b है, हाइट h है और इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है उससे x बार है।
तो इस जनरलाइज इक्वेशन का एरिया हमेशा होगा BH/n+1 और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी B/n+2। इसको जैसे हम ट्राइंगल के केस में n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ट्राइंगल केस में ये स्ट्रेट लाइन होता है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो एरिया आपका ट्राइंगल का BH/2 होता है, ये आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट, और x बार की वैल्यू B/3 होती है, मैंने आपको बताया ये ट्राइंगल के इसमें। तो ये वाले फॉर्मूला आपका हर केस में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन ऑल केसेस विथ इक्वेशन y=kx⁴n। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आपके मेथड्स हैं, बाकी भी ये मेथड्स हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखने तो प्लीज़ मेरा चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।